अच्छा, दिवाली पर मोदी जी ने ट्रंप को कॉल किया और बोला, क्या बोला? लोग रोना बंद कीजिए। क्योंकि दोस्तों दिवाली आई, सबने झूमकर मनाई। इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई जिसने अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सुलगाई। इस धनतेरस और दिवाली पर भारत के लोगों ने मार्केट में $77 बिलियन खर्च कर दिए। इंडियन रुपीस में ये 5.4 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। CIT की रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत में दिवाली के दौरान 5.4 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, जो कि 2024 के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा है। इसमें 65,000 करोड़ सर्विसेज यानी लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल और डिलीवरी जैसे सर्विसेज से आए हैं। धनतेरस पर अकेले 1 लाख करोड़ की खरीद हुई है, जिसमें से 60,000 करोड़ सिर्फ सोने और चांदी की बिक्री से आए हैं। ये तब है जब मार्केट में सोने और चांदी के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। गौरतलब है कि ये सब तब हुआ जब सोने की कीमत 1.3 लाख पर 10 ग्राम और चांदी 1.8 लाख पर किलो पहुंच गई है। बोलते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही, सोचिए लिया ही कितना होगा मैंने। I love gold. खैर, छोटे व्यापारियों, लोकल मैन्युफैक्चरर और ग्रामीण कस्टमर्स की इस एक्टिव पार्टिसिपेशन ने दिखाया कि भारत की इकोनॉमी की मजबूती कितनी ज्यादा है। इसी साल अगस्त के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ घोषित करते हुए उसे डेड इकोनॉमी बोला था। उनका यह तंज इस बात से आया था कि भाई भारत एक बहुत ही ऊंचे टैरिफ वाला बंद बाजार है, जहां बाहर के प्रोडक्ट्स को जगह नहीं मिलती। अब इन लाल बुझक्कड़ को कौन समझाए कि चिचा आपके प्रोडक्ट को इंडिया में जगह नहीं मिल रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया हमसे बिजनेस नहीं कर रही है। इनके मुताबिक भारत और रशिया एक तरह की डेड इकोनॉमी है, जिनसे अमेरिका को कारोबार नहीं करना चाहिए। ये तब है जब अमेरिकी सरकार और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हर महीने हमारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि भाई डील कर लो, डील कर लो। इस बीच भारत की रिटेल मार्केट में ऑनलाइन लेन देन 736.9 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन प्रतिदिन के हिसाब से चल रही। वोकल फॉर लोकल जैसे इनिशिएटिव्स लगातार हमारी इकोनॉमी की ताकत बन चुके हैं। भारत के सिर्फ एक त्योहार के दौरान जितना खर्चा हुआ है ना, उतनी या उससे भी कम GDP वाले दर्जनों देश हैं। वर्ल्ड एटलस और IMF के अनुसार 2025 में ऐसे 100 से अधिक देश हैं जिनकी कुल सालाना GDP $77 बिलियन से कम है। दिवाली की इस खरीदारी के दौरान 87% कस्टमर्स ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। इससे लगभग 50 लाख टेम्पररी जॉब्स बनी है। रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में 28% तक की सेल आई है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ ग्लोबल मार्केट पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारी खुद की लोकल नीड्स ही इतनी ज्यादा है कि हम खुद अपनी एक मजबूत इकोनॉमी चला सकते हैं, चला रहे हैं। हमारे परमाणु प्रोग्राम के दौरान भी जब अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे आर्थिक, तब हमारी यही इकोनॉमी न सिर्फ अच्छे से मैनेज हुई थी, बल्कि हमने तब भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। पर सवाल यह दोस्तों कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के दौरान भी स्टेबल रहती है, टिकी रहती है। इससे पहले कि हम इस पर आएं, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं, और अगर आप लखनऊ, कानपुर या अगल बगल के शहर से हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। जी हाँ, सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने का आपके पास मौका है। इस योगा प्रोग्राम से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। अगर आप 25 साल से कम एज के हैं, फुल 100% स्कॉलरशिप है आपके लिए, और 25 से ऊपर वालों को भी रेकमेंड करूंगा कि इसे करो, ये प्रोग्राम करो और लाइफ को बदलो। बहुत कम सीट्स बची हैं, इसलिए तुरंत डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाओ, रजिस्टर करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आखिर भारत के पास वो क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के दौरान भी टिकी रहती है। भारत की आर्थिक पहचान डिमांड लेड ग्रोथ पर आधारित है, यानी यहां 60% से अधिक GDP लोकल डिमांड पूरी करने पर लग जाती है। इसके विपरीत वेस्टर्न और बाकी एशियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। RBI की अक्टूबर 2025 बुलेटिन के अनुसार भारत की मजबूती के 3 पिलर्स हैं। पहला, एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम। दूसरा, एक एडिक्वेट फॉरेन रिजर्व जो आज $720 बिलियन के आसपास है। और तीसरा है एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी। इस स्ट्रक्चर का परिणाम यह है कि ग्लोबल रिसेशन और बिजनेस चैलेंजेस का भारत पर बहुत सीमित असर पड़ता है। हमारे देश की इकोनॉमी का इंजन भारत के अंदर से चलता है। 2008 के ग्लोबल रिसेशन में जब अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम गिर रहा था और यूरोप एक गहरे संकट में था, तब भारत ने केवल 3.9% की टेम्पररी गिरावट दर्ज करने के बाद दोबारा से रिकवरी कर ली थी। इसके पीछे पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रूरल सर्विस प्रोग्राम का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें हमारे देश की इकोनॉमी में डिमांड को जिंदा रखा। कोरोना काल की बात करें, साल 2021 से 24 की रिकवरी टाइम में भारत एशिया की सबसे तेजी से उभरने वाली इकोनॉमी बन गया था। उस समय भारत ने 7.9% की एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ दर्ज की थी। उस टाइम आज हमको डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका और यूरोप 3% से नीचे ही टिके रहे। यह रिकवरी भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, MSME को बढ़ावा देना और डिजिटल लेन देन जैसे UPI और ई-कॉमर्स से मजबूती इसमें बनी रही। IMF के अनुसार भारत उसी दौरान ग्लोबल GDP में योगदान देने में दुनिया का तीसरा देश था। इसका मतलब यह है कि दुनिया की इकोनॉमी के हम तीसरे बड़े पिलर है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब जब 2025 में फिर से एक वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं, वहां भी भारत ने अपनी तैयारी कर रखी है। जब अमेरिका में एक टैरिफ वॉर दुनिया भर में छिड़ा जा चुका है, वहीं यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में भारत का ग्रोथ प्रोजेक्शन अभी भी 6.8% तक बढ़ाया गया है। यह भी हमारी लोकल डिमांड, बैंकिंग स्टेबिलिटी और त्योहारों में हमारे खर्च की वजह से हुआ है, जिसका एक एग्जाम्पल दिवाली में दिख गया। सितंबर 2025 में RBI की इन्फ्लेशन रिपोर्ट में इंडिया में महंगाई दर अभी भी 2.6% पर स्टेबल है, जिसको एक बैलेंस्ड और हेल्दी कंजम्पशन इकोनॉमी बताया जा रहा है। पर दोस्तों, ये हर बार कैसे हो जाता है?
आज जब ग्लोबल इकोनॉमी एक शिफ्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, दुनिया में आए दिन कोई ना कोई देश वर्ल्ड वॉर की धमकियां देने लगता है। हमारे पड़ोस में एक ऐसा पागल मुल्क है जो हर दूसरे दिन न्यूक्लियर बटन दबाने की धमकी देता रहता है। ऐसे में भारत के लोगों के अंदर ऐसी क्या बात है कि हमारी डिमांड कभी कम ही नहीं होती? इसका सीधा असर हमारे त्योहारों से जुड़ता है। भारतीय सभ्यता में कोई भी मंगल काम किसी शुभ लग्न या त्योहार के दौरान ही करने की मान्यता है। अब कई लोग इसको सुपरस्टिशन बोल देते हैं, लेकिन यही हमारी अर्थव्यवस्था की एक मजबूती है। भारत में त्योहार सिर्फ कल्चरल इवेंट या इवेंट ऑर्गेनाइज कराना नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रोथ इंजन का एक एक्टिव पार्ट है। त्योहारों के दौरान रिटेल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और ई कॉमर्स में औसतन 25 से 40% अधिक बिक्री होती है। करोड़ों अस्थायी रोजगार पैदा होते हैं, जैसे कारीगर, ट्रांसपोर्टर्स, डेली डिलीवरी वर्कर्स और दुकानदार। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रूरल प्रोडक्शन जैसे मिट्टी के दिए या सरकंडे से बने खिलौने और बाकी प्रोडक्ट्स की मांग भी तेजी से बढ़ती है। इससे लोकल इकोनॉमी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी चलती रहती है। पैसे का लेन देन लगातार होता रहता है। अगर सच बताएं तो त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था का लोकल स्टिमुलस पैकेज है, जो सर्विस, प्रोडक्ट और कम्युनिटी गैदरिंग तीनों का एक बैलेंस बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से अलग इसलिए है क्योंकि इसकी नींव बाहरी निर्यात या कॉर्पोरेट उधारी पर नहीं है, बल्कि घरेलू ऊर्जा और कल्चरल कंजम्पशन पर टिकी है। इसके ठीक उलट अगर हम दूसरे देशों को देखें तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। मतलब जो जितना बड़ा देश है, कर्जा वो उतना ज्यादा लिया हुआ है बे। दुनिया के टॉप 10 सबसे कर्जदार मुल्कों में नंबर 1 पर आता है अमेरिका बहादुर, जिन पर कुल $32.9 ट्रिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है। ये उनकी टोटल जीडीपी का 88.45% है। हम तो मजाक में ही पाकिस्तान को कर्ज पर चलने वाला देश बोलते थे, लेकिन असली कर्जा तो डोलांडवा का देश लिया हुआ है बे। तू क्या है बे? वहीं चाइना की बात करें तो $12 ट्रिलियन का उन पे कर्ज है। ये उनकी टोटल जीडीपी का 12.88% बनाता है। भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जहां हमारे ऊपर फिलहाल $3 ट्रिलियन का कर्ज है, जो हमारी जीडीपी का 16.6% है। इस लिस्ट में ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीडीपी से भी ज्यादा का कर्जा उठाया है, जैसे कि जापान 10.9 ट्रिलियन का कर्जा है, जो कि उनकी जीडीपी का 105.5% है। यूनाइटेड किंगडम, जिनके जर्नलिस्ट भारत के स्पेस मिशन की कामयाबी देखकर चिढ़े हुए थे, उनके यहाँ 3.4 ट्रिलियन का कर्जा है, जो उनकी टोटल जीडीपी का 293% से भी ज्यादा है। मतलब दुनिया भर से लूटने के बाद भी इनको मुल्क चलाना नहीं आया। बताइए, गजब बेइज्जती। इसके बावजूद हमारे देश में ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि हमारे त्योहार और कल्चर दकियानूसी हैं और पुराने ख्यालात के। कई लोग बोलते हैं, वेस्टर्न मीडिया और कई बुद्धिजीवी अक्सर ये दावा करते हैं कि भारत के त्योहार जैसे दिवाली और होली पर्यावरण के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के अन्य वर्गों के लिए हानिकारक है। इन्हें पेट्रियार्की या पुराने जमाने के त्योहार कहकर पेश किया जाता है। करवा चौथ की बात कर लो, जल्लीकट्टू या गणेश चतुर्थी जैसे आयोजनों पर भी रिग्रेसिव रिचुअल्स के आरोप लगते रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों के समान परंपराएं, सिमिलर कल्चर जो है, वहां पर अक्सर इसे कल्चर और एम्पावरमेंट के नाम पर सराहा जाता है। वेल दोस्तों, इंडिया में जुगाड़ ये वर्ड सिर्फ फनी नहीं है, बल्कि एक पूरी इनोवेशन स्ट्रैटेजी है। मिट्टी कूल फ्रिज, लोकल टेक स्टार्टअप्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन इनोवेशन जैसी स्कीम्स ने दिखा दिया है कि इंडियन ट्रेडिशंस और साइंस एक साथ काम कर सकते हैं। यही वजह है कि इंडियन फ्रूगल इनोवेशन मॉडल अब दुनिया के बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। जब कोविड-19 आया तब इंडिया ने सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, बल्कि कई देशों को वैक्सीन मैत्री चलाकर वैक्सीन दी थी। उस वक्त कई वेस्टर्न कंट्रीज अपनी वैक्सीन शेयर भी नहीं कर रही थी, और तब इंडिया ने ह्यूमैनिटी दिखाई। फिर भी इनमें से किसी ने इस बात का ज्ञान दुनिया को नहीं दिया कि हमसे कुछ सीखो। इसी तरह इंडियन वेलनेस और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ चुकी है। अब इंडिया G20 की चेयर पर है और इंडो पैसिफिक के अहम प्लेयर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है। पंचामृत, योग दिवस, डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे प्लेटफॉर्म से इंडिया ने दिखा दिया है कि हमारा कल्चर सिर्फ ट्रेडिशन ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ चलता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें डोलांड और वेस्टर्न कंट्रीज को ये बताती हैं कि आप किसी को भी ज्ञान दे देना, भारत को तो ज्ञान मत ना देना। आईना दूसरों को दिखाने से पहले अपने चेहरे का भी हालचाल ले लेना। मतलब इंडिया की जो ट्रेडिशन वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर भी बनाते हैं। जब भी किसी ने हमारे फेस्टिवल्स को दकियानूसी कहा है, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, तब भारत ने अपने कल्चर, इनोवेशन और वैश्विक योगदान से उनको प्रैक्टिकल आंसर दिया है। इंडिया दुनिया से सीखो से अब आगे बढ़कर दुनिया को सिखाओ के स्टेज पर खड़ा है। भारत के त्योहार, परंपराएं और जड़ें हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सद्गुरु जी का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी जरूर ज्वाइन करना। 25 साल से कम एज वालों के लिए 100% स्कॉलरशिप है, बाकी लोगों के लिए भी हाईली रिकमेंडेड। लखनऊ या कानपुर के अगल बगल के शहर वालों, प्लीज जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव से भी ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लखनऊ में नहीं है तो किसी लखनऊ वालों तक ये प्रोग्राम जरूर पहुंचाएगा। लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।